जय हिंद बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे जिन्हें आप नक्शा कह सकते हैं। वास्तव में वे सभी हमारे देश के मानचित्र हैं और आज हम अध्याय 5 मानचित्र पठन एवं अंकन का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। यह हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है। पृथ्वी का आकार को जियोइड कहा जाता है और इस तरीके से पृथ्वी पर रहने वाला हर प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिर ब्रह्मांड से उसकी पृथ्वी दिखती कैसे है। अब हर कोई तो अंतरिक्ष पर नहीं जा सकता, इसलिए पृथ्वी को समझने के लिए या पृथ्वी के चित्र को देखने के लिए ग्लोब का निर्माण किया गया और ग्लोब के निर्माण से पृथ्वी का एक लघु रूप हमें दिखाई देता है। लेकिन ग्लोब पर हम किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। यदि हमें किसी भी स्थान की भौगोलिक दूरी या जो है भौगोलिक विशेषताओं को सटीकता के साथ जानना है तो हमें मानचित्र का उपयोग करना होगा और इसीलिए ही मानचित्र का अध्ययन किसी भी भूगोलवेत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रत्येक देश के निवासी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में भी कई बार हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल जीपीएस का भी उपयोग किया जा रहा है। हम यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को कहीं जाते हैं और हमें किसी जगह का रास्ता नहीं पता होता है तो हम इस तरीके से एक नक्शे का प्रयोग कर लेते हैं या हम किसी से अपने किसी साथी से उसका पता पूछते हैं तो कागज पे हम नोट कर लेते हैं। ये तो होता है नक्शा। और लेकिन मानचित्र में क्या होता है, धरातल के स्थान पर जो दूरी रहती है उसको किसी कागज पर या समतल सतह पर एक मापनी के आधार पर जो मानचित्र बनाया जाता है हम उसका उपयोग करते हैं। हमारे हाथ से बनाए हुए नक्शे और जो हम भौगोलिक मानचित्र की बात करते हैं या भौतिक मानचित्र की बात करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन जब बात किसी स्थान को परखने की आती है तो ग्लोब उतना अधिक सटीक नहीं होता। इसलिए किसी भी स्थान की जानकारी को सटीकता के साथ जानने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह या उसके किसी भी एक छोटे से भूभाग का या बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। मानचित्र के संग्रह को एटलस के रूप में हम जानते हैं। मानचित्र पृथ्वी के एक पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग को स्केल मापनी के आधार पर समतल सतह पर खींचा जाता है। कई तरह के मानचित्र देखते हैं और मानचित्र के विशेष रूप से आपको पढ़ना है भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम किसी भी स्थान विशेष की भौतिक विशेषताओं प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हम नगरों, कस्बों, प्रदेश, राज्य, किसी भी देश की सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक और राजनीतिक मानचित्र पर जो अंकन है वो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इस पाठ से रूढ़ चिन्हों को पूछा जाता है और रूढ़ चिन्हों के साथ ही हम यहाँ पर मानचित्र पर विभिन्न स्थानों को कैसे प्रदर्शित करना है यह भी समझेंगे। जैसे राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। जब हम वितरण मानचित्र की बात करते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ का उस मानचित्र में किसी भी चाहे वो अयस्क का वितरण हो, फसलों का वितरण हो, वो दर्शाया जाता है। अभी आपको भौतिक और राजनीतिक मानचित्रों का ही अध्ययन करना है या उस पर जो है किसी भी भौगोलिक स्थान को प्रदर्शित करना सीखना है। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसी प्रकार मानचित्र में हम धरातल के किसी विस्तृत बड़े भूभाग को छोटे रूप में देख सकते हैं ताकि हमें भौगोलिक तथ्यों और उनके अंतर संबंधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। मौसम मानचित्र, आपके पाठ्यवस्तु में मौसम मानचित्र को दिया गया है। तो मौसम मानचित्र वह मानचित्र होता है जिसमें मौसम संबंधी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे तापमान, वायुदाब, वर्षण, इन सभी तथ्यों की जानकारी मौसम मानचित्र में दी हुई रहती है। और मौसम मानचित्र की आवश्यकता हर व्यक्ति के लिए होती है और विशेषकर हम देखें तो किसानों के लिए, कृषि से संबंधित क्षेत्र में,
क्योंकि ये जब यदि जानकारी प्रसारित की जाती है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कि फला जगह बारिश होनी है, उड़ीसा के तट पर तूफान आने वाला है, तो ये सारी जानकारी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसानों के साथ ही हर रहवासी जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ तूफान आने वाला है, फिर वहाँ पे सरकार जो है वो उस स्थान के निवासियों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहती है। तो मौसम मानचित्र का महत्वपूर्ण स्थान है हमारे दैनिक जीवन में भी और हमारे जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी, क्योंकि जो मौसम संबंधी घटनाएं रहती हैं, यदि मान लीजिए आपको अचानक पता नहीं रहता है कि हमें कहीं जाना है एक ज़िले से दूसरे ज़िले, या हमें कहीं अपने प्रदेश के बाहर जाना है और उस प्रदेश में अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमें समस्या हो सकती है। तो यदि हमें मौसम संबंधी जानकारी होगी तो हम अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। यदि कहीं बर्फबारी का मौसम है और हम अचानक से वहां पहुंच जाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हम कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए हम मौसम मानचित्रों की मदद लेते हैं। और आजकल मौसम मानचित्रों के साथ ही जो है कई तरह के ऐप भी शुरू हुए हैं जो हमें मौसम संबंधी जानकारी हमारे मोबाइल पर देते हैं। तो मौसम मानचित्रों का महत्व हमारे दैनिक जीवन के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और कृषि के संबंध में हम जो हमारी कृषि है वो मानसून पर निर्भर है और मानसून संबंधी जानकारी भी हमें अपने मौसम मानचित्र के सहायता से मिलती है। इसके साथ ही हमें यदि किसी चीज़ का वितरण देखना हो, चाहे वो गेहूं का वितरण हो, चाहे वो चावल का वितरण हो, उद्योगों का वितरण हो, तो इसमें वितरण मानचित्र की सहायता ली जाती है। तो मानचित्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब हम परीक्षा में पूछे जाने वाले वायु मापन संकेतों को समझेंगे। परीक्षा में हमेशा 5 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, उसमें विभिन्न संकेत चिन्ह आपसे पूछे जाते हैं, जैसे शांत वायु। शांत वायु के संकेत है कि पूरा वृत्त बना हुआ है, उस गोले के बीच में एक छोटी सी बिंदी आपको दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है धुआं सीधे ऊपर उठता है। दूसरा है इसमें ललित वायु। ललित वायु में धुआं के झुकाव से वायु का पता लगता है। फिर मंद समीर। मंद समीर और ललित वायु में थोड़ा सा ही अंतर आपको दिखाई दे रहा है। शरीर पर वायु का प्रभाव मालूम पड़ता है, पत्तियां लड़खड़ाती हैं और वात सूचक यंत्र पर भी मालूम पड़ता है मंद समीर का प्रभाव। सबल समीर। सबल समीर में छोटे छोटे पेड़ हिलते हैं, स्थलीय जल में तरंगें उठती हैं, पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं भी हिलती हैं। प्रबल समीर। प्रबल समीर और सबल समीर में इतनी समानता है कि आप उसको परीक्षा में कई बार गलत कर देते हैं, क्योंकि लाइनों में आप देखें जो रेखाएं खींची गई हैं उसमें प्रबल समीर में 3 रेखाएं हैं और सबल समीर में 3 रेखाएं हैं, लेकिन केवल थोड़ा सा ही भाग छूटा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यह इन संकेतों में हर संकेत पर 1 नंबर रहता है। प्रबल समीर में टेलीग्राफ के तारों में आवाज़ मालूम होती है, छाता लगाने में कठिनाई होती है। झंझा। झंझा में पेड़ की टहनियाँ टूटने लगती हैं और चलना फिरना कठिन हो जाता है। झंझावात में व्यापक क्षति पहुँचती है। अब मौसम संबंधी कुछ अन्य संकेत चिन्ह देखते हैं। धुंध। कोहरा। कोहरा में 3 जो लाइनें आपको खींचनी है, समानांतर लाइन खींचनी है, लेकिन वो लाइनें थोड़ी सी मोटी आपको बनानी है। फुहार। हिम। कुहासा। कोहरा और कुहासा में लाइन का अंतर है, कुहासे में 2 समानांतर लाइन आपको खींचनी है। वर्षा में आप जो सर्कल बनाएंगे, जो भी आप गोला बनाएंगे, उसमें पूरा आपको पेंसिल से भरना है। ओला। ओला में आपको त्रिभुज बनाना है। तड़ित झंझा। तड़ित झंझा का देख लें, आप अक्सर पूछा जाता है तड़ित झंझा का संकेत चिन्ह। मौसम मानचित्र में समुद्र की दशाओं का भी वर्णन किया जाता है। मानचित्र के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है। ये मौसम मानचित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी सहायता से ही जो है हम अपने विभिन्न कार्यों को पूरा कर पाते हैं। अब हम देखेंगे भारत के मानचित्र पर विभिन्न स्थानों को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रश्न में आपके भारत के मानचित्र में कई बार बंगाल की खाड़ी पूछी जाती है, कई बार अरब सागर, कर्क रेखा, हिमालय पर्वत,
नर्मदा नदी, इन सभी स्थानों का सही प्रदर्शन करना आपको सीखना है। तो चलिए हम भारत के मानचित्र पर विभिन्न स्थानों के प्रदर्शन को सीखते हैं। सबसे पहले जो है परीक्षा की दृष्टि से हम कुछ विशेष जो स्थान हैं उनको सीखेंगे। हिमाचल हिमालय से सुदूर उत्तर पूर्व में लद्दाख क्षेत्र है जो वृष्टि छाया प्रदेश है, इसीलिए इसे सफ़ेद मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। तो यदि आता है ठंडा मरुस्थल तो लद्दाख क्षेत्र में आपको उसको प्रदर्शित करना है। डल झील के साथ वुलर झील भी पूछी जाती है। फिर है नेपाल तथा भूटान के बीच हिमालय में जहाँ तीस्ता नदी बहती है, यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी है जो कि 8,586 मीटर ऊंची है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। हालांकि इस पर अभी भी खोजें चल रही हैं कि हिमालय ऊंचे उठ रहे हैं। अरावली गुजरात के अहमदाबाद निकट से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के अहमदाबाद के निकट से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और इसी अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारों पर थार मरुस्थल स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व एवं उत्तर पूर्व में महादेव तथा मैकाल की पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पठार तक फैली है। आपने सतपुड़ा के घने जंगल में कविता पढ़ी होगी, उसमें इसी सतपुड़ा के जो घने जंगल की बात कही गई है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जहां से नर्मदा नदी निकली है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के सहारे अनियमित पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पर्वत जोड़ता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करती है। यह नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी का खड़ा कगार है। चेरापूंजी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी मासिनराम की बात हो रही है। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है और जो यहाँ पर जो वर्षा का कारण है गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ जो कीप के आकार की हैं, वहाँ को हम सब मानचित्र पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। चिल्का झील जो कि एक लैंगून है, उड़ीसा तट पर स्थित है। राजस्थान की सांभर झील खारे पानी की झील है। इसका उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। कश्मीर की वुलर झील जो कि भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील भी कश्मीर में है। मणिपुर की लोकटक झील, महाराष्ट्र में लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील है। इन झीलों को क्रेटर झील भी कहते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वायनाड झील केरल वेम्बनाड जो कि कुमारकोम द्वीप समूह के रूप में स्थित है। यहाँ की वायनाड झील एक द्वीप के रूप में है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अब भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम एक द्वीप के रूप में है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है और भारत और श्रीलंका से अलग होता है वो है पाक जलरमरू मध्य, अर्थात श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला जो है वह पाक जलरमरू मध्य। भारत की स्थल सीमा से जुड़े देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, वर्मा और अफगानिस्तान हैं। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से गुजरती है। अब आती हैं खाड़ियाँ। 3 तरफ से भूमि या स्थल से घिरे हुए क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। एक तरफ से जल रहता है और 3 ओर से स्थल रहता है, उस जगह को हम खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी गुजरात के कच्छ जिले के समीप है, यह एक दलदली क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में है। खंबात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। खाड़ियों के बाद अब बंदरगाह को देखते हैं। बंदरगाह हमारे व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रारंभ से ही भारत में जो व्यापार की प्रक्रिया रही वो बंदरगाहों का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। विशाखापट्टनम जो है वो देश की पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश का एक महानगर है। यह एक जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है और कोलकाता बंदरगाह पर भार को कम करने के लिए इसके दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को भी विकसित किया गया है। मारमागोआ गोवा का प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर विंध्याचल सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी बैतूल मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच से निकलती है और यह भी एक भ्रंश के रूप में बहती है और खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सभी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है विश्व प्रसिद्ध है, जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। पश्चिम तट गुजरात से केरल तक फैला है। यह तटीय मैदान सकरा है। यहाँ छोटी नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं और उनके द्वारा लाया मलबा अरब सागर में गिर जाता है और समुद्री ज्वार भी अवसादों को भीतर लेते रहते हैं। इसलिए यहाँ डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी वाले तट पर नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट 4 भागों में बटा है। कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, फिर गोवा तट और केरल का मालाबार तट। केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है और लक्षद्वीप यह द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको पहले मिनिकॉय द्वीप के नाम से भी जानते थे। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रमुख हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े और संख्या में बहुत बिखरे हुए हैं। यहाँ पर एक बैरन द्वीप है जो कि ज्वालामुखी सक्रिय द्वीप है। भारतीय मौसम मानचित्र की व्याख्या। दिए गए मौसम मानचित्र में हम मौसम मानचित्र की व्याख्या को समझेंगे, जिसमें विभिन्न मौसमी मानचित्र के संकेतों को लिया गया है। यह मानचित्र 16 अगस्त 2007 का है। इसमें सुबह 8:30 बजे की मौसम दशाओं का चित्रण किया गया है। भारत में यह वर्षा ऋतु का माह है।
प्रथम क्षेत्र 998 मिलीबार की समताप रेखाओं से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पाकिस्तान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कश्मीर तक का भारतीय भाग सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र पूर्वी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल का है। यह 100 मिलीबार की समदाब रेखा से घिरा है। उच्च दाब का क्षेत्र श्रीलंका के दक्षिण में है, जहां 1010 मिलीबार की समदाब रेखा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिम से पूरब में है। यह एक विशाल उच्च दाब का क्षेत्र है। वायु दिशा एवं वायु वेग। मानचित्र के अधिकांश भाग में वायु का वेग 5 नाट से अधिक है। पश्चिम तट पर वायु वेग 10 नाट के लगभग है। दक्षिण भारत में वायु पश्चिम से पूरब को चल रही है। भारत के कश्मीर राज्य में वायु की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूरब की ओर है। असम में वायु प्रवाह की दिशा पूरब पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। आकाश वर्षा और मेघाच्छादन की बात करें तो भारत के पश्चिमी भाग में आकाश मेघाच्छादित दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश, असम, अगरतला, मणिपुर मेघाच्छादित हैं। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, बिहार में डाल्टनगंज और दरभंगा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर का आकाश भी मेघाच्छादित है। उत्तर पश्चिमी भारत में बादल कम हैं। समुद्री भागों में आकाश स्वच्छ है। भारत के अधिकांश भागों में आकाश मेघाच्छादित है। मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है, यह हमें समझ में भी आ रहा है कि अगस्त में भारत में वर्षा भरपूर होती है। भारतवर्ष के 2 क्षेत्रों में वर्षा अधिक है, पश्चिमी घाट एवं महाराष्ट्र और असम एवं पूर्वोत्तर राज्य। उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा कम है। समुद्र की दशा। मौसम मानचित्र से समुद्र की स्थिति स्पष्ट होती है। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र की दशा सम है। रत्नागिरी के पास स्निग्ध है। केरल के तट पर स्निग्ध है, अशांत है और मिनिकॉय के पास समुद्र की दशा दुर्बल है। श्रीलंका तथा भारत के मध्य भाग में समुद्र शांत रहा है। विशाखापट्टनम तथा अंडमान निकोबार के पास भी समुद्र की यही स्थिति है। मौसम की भविष्यवाणी इस तरह की जा सकती है कि संपूर्ण देश में वर्षा की प्रबल संभावना है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। पश्चिमी तट एवं पूर्वी भारत में घनघोर बादल छाए हुए हैं, इससे भारी वर्षा की संभावना है। और उत्तर पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में अच्छी वर्षा की संभावना है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम किसी भी मौसम मानचित्र की व्याख्या कर सकते हैं। यह मानचित्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। आप इसको जब एक बार उसकी पुनः आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखें कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न इस पाठ से लिए जाते हैं। इस पाठ से मुख्यतः जो है संकेत चिन्हों को पूछा जाता है, जैसे प्रबल झंझा, झंझावात, मंद समीर, शांत वायु, इस तरीके के ये चिन्ह आपको सीखना है। और साथ ही इसमें दूसरा आता है 5 नंबर का मानचित्र। भारत के मानचित्र में से कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कंचनजंगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, थार मरुस्थल, दिल्ली, मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, यह सभी महत्वपूर्ण हैं। और यदि मान लीजिए आपको मानचित्र पर इन्हें प्रदर्शित करना आ जाता है तो आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाते हैं, जिससे कि आपके प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। अभ्यास प्रश्न में मानचित्र का महत्व लिखिए। इसमें कोई भी 3 महत्व आपको लिखने हैं। फिर दूसरा, मौसम मानचित्र में मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती हैं। फिर भारत के मानचित्र पर कर्क रेखा की स्थिति दर्शाइए।
भारत के राजनीतिक मानचित्रों में मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। भारत की उन 2 नदियों को मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए जो अरब सागर में गिरती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आशा है कि आपको मानचित्र पठन एवं अंकन पाठ आसानी से समझ में आ गया होगा और अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।